हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सना। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है महमूद गजनी, जो कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के बाद से जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, तो आप जो है मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बिना स्किप करे हुए देखना, और सबसे मेन बात इंटरेस्ट के साथ देखना, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट के साथ नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो में मैं जो पॉइंट डिस्कस करूँगी वो है महमूद गजनी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डिटेल में हम महमूद गजनी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है महमूद गजनी से रिलेटेड, सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, दूसरा सामाजिक स्थिति, मतलब कि जब महमूद गजनवी हमारे भारत पर आक्रमण करने वाला था तो उस समय जो है हमारे भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी, इस पे भी हम नज़र डालेंगे। ठीक है, दूसरा है राजनीतिक स्थिति। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब महमूद गजनी हमारे भारत पर आक्रमण करने वाला था तो भारत के कौन से एरिया पे कौन से शासक रूल कर रहा था, हम ये भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महमूद के आक्रमण। फिर हम देखेंगे महमूद के उद्देश्य। ठीक है, और नेक्स्ट सबसे लास्ट परिणाम। ठीक है, तो अपनी आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगी महमूद गजनी से रिलेटेड कुछ ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिर सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, महमूद के आक्रमण, महमूद के उद्देश्य, और जो महमूद गजनी ने आक्रमण किया था उसका क्या परिणाम हुआ, ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुआ था उससे पहले जो है अरब आक्रमण हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें अरब आक्रमण से रिलेटेड बेसिक सोर्स की, तो दो बुक हैं जिनसे हमें जो है अरब आक्रमण के बारे में पता चलता है। पहली है फुतुह उल बुल्दान। ठीक है, फुतुह उल बुल्दान। ठीक है, और जो दूसरी है वो है चचनामा। ठीक है, फुतुह उल बुल्दान जो है ये पर्शियन हिस्टोरियन की है जिनका नाम है अल बलादुरी। ठीक है, अच्छा, अरब आक्रमण के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है दो बेसिक सोर्स से मिलती है। एक है फुतुह उल बुल्दान जो कि पर्शियन हिस्टोरियन अल बलादुरी की है, और एक है चचनामा। ठीक है फ्रेंड्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और ये जो हैं हिस्टोरियन भी हैं, मनन अहमद आसिफ। ठीक है, इन्होंने जो है चचनामा के बारे में कहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये सिंध क्षेत्र के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम की उत्पत्ति की औपनिवेशिक समझ को बताती है। ठीक है, मनन अहमद आसिफ ने ये चचनामा के बारे में कहा है। अगर बात करें अरब आक्रमण की कि ये हुआ कब था, तो ये 712 AD में हुआ था। ठीक है, किसके अंडर में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के अंडर में हुआ था। ये शॉर्ट फॉर्म है, याद करने में आसानी होती है। ठीक है, अरब आक्रमण जो है 712 AD में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के अंडर में हुआ था, और उस समय सिंध का जो किंग था वो दाहिर था। ठीक है, सिंध कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये जो है ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी है अरब आक्रमण से रिलेटेड। अरब आक्रमण के बाद होता है तुर्क आक्रमण, जो कि महमूद गजनवी के अंडर में होता है। ठीक है, अगर हम तुर्क आक्रमण के बारे में बात करें तो हमारे इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में जो है तुर्क आक्रमण को दो फेज पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट एंड
सेकंड। तुर्क आक्रमण को हमारे भारत में जो है 2 फेज में डिवाइड किया जाता है। पहला जो महमूद गजनी के अंडर में किया गया था, ठीक है, और दूसरा जो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के अंडर में किया गया था, ठीक है। देखो, तुर्क आक्रमण को जो है हमारे भारत के उस संदर्भ में 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला महमूद गजनवी के अंडर में और जो दूसरा है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के अंडर में, ठीक है, जो हुआ था 1191 और 1192 में, ठीक है। इसी के बाद से जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, ठीक है। ये जो है आपको पता होना चाहिए कि अरब आक्रमण हुआ, फिर तुर्क आक्रमण हुआ। तुर्क आक्रमण को जो है 2 फेज में डिवाइड किया जाता है। महमूद गजनी के अंडर में जो आक्रमण हुआ था वो, और दूसरा जो मोहम्मद गौरी के अंडर में आक्रमण हुआ था वो। फिर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद ही जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे महमूद गजनी से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन की, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स ये तो मान लीजिए ये जो है हमारा इंडिया है, ठीक है। इसी के ऊपर है पाकिस्तान, सॉरी इधर की साइड है, मतलब मान लीजिए आप सिर्फ इधर है पाकिस्तान, और ठीक इसके ऊपर है अफ़गानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में था गौर एम्पायर या फिर गौर साम्राज्य, ठीक है। कहाँ पे था? अफ़गानिस्तान में था गौर साम्राज्य। गौर साम्राज्य की स्थापना की थी अल्पतगीन ने, ठीक है। एग्जाम में आता है कि गौर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो अल्पतगीन था, ठीक है। अल्पतगीन का दामाद और गुलाम था सुबुक्तगीन, ठीक है। अल्पतगीन का दामाद और गुलाम था सुबुक्तगीन, ठीक है, अल्पतगीन का। अब सुबुक्तगीन के बेटे थे महमूद गजनी, ठीक है, महमूद गजनी। जब सुबुक्तगीन जो है गौर साम्राज्य के शासक थे, उस टाइम पे जो महमूद गजनी है वो खुरासान का शासक था, ठीक है, खुरासान का शासक था, ठीक है। फिर जब सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है, तब जो है महमूद गजनी जो है गौर साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। कब बैठते हैं? 971 में उनका जन्म होता है महमूद गजनी का, और 998 में जो है वो गजनी की गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है, गजनी की गद्दी पर बैठते हैं। फिर एक बगदाद के खलीफा थे, बगदाद के खलीफा थे अल कादिर मिल्ला, ठीक है। फ्रेंड्स, कहीं पे मिल्ला लिखा होता है, कहीं पे बिल्ला लिखा होता है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जो बगदाद के खलीफा होते हैं अल कादिर मिल्ला, उन्होंने जो है महमूद गजनी को 2 टाइटल दिए थे, ठीक है। 2 टाइटल देते हैं। पहला अमीन उल मिल्ला, दूसरा यमीन उद दौला, ठीक है। यमीन उल मिल्ला का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। यमीन उद दौला का मतलब होता है राइट हैंड ऑफ द एम्पायर, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, ठीक है। महमूद गजनी के बारे में जानने के लिए जो है डिटेल में हिस्ट्री अवेलेबल है, मैं सिर्फ आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ जो जिनसे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। महमूद गजनी से रिलेटेड एक और पॉइंट ये है कि महमूद गजनी के दरबार में जो है, जिन्हें हम दरबारी कवि कह सकते हैं, दरबारी कवि जो हैं 3 फेमस थे, 3 फेमस दरबारी कवि थे। अल बिरूनी, ठीक है, दूसरा उतबी और तीसरा
फिरदौसी। ठीक है। अल-बुरैनी का बुक का नाम है किताब उल हिंद। उद्बी की बुक का नाम है तारीख ए यामिनी। और फिरदौसी की बुक का नाम है शहनामा। ठीक है। तो महमूद गजनी अफगानिस्तान में तो गौर साम्राज्य की स्थापना की थी अल्पतगीन ने। अल्पतगीन के दामाद और गुलाम थे सुबुक्तगीन। ठीक है। सुबुक्तगीन के बेटे थे महमूद गजनी। ठीक है। जब सुबुक्तगीन जो है गौर साम्राज्य के शासक थे, उस टाइम पे महमूद गजनी जो है खुरासान का शासक था। ठीक है। फिर जब सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है तो महमूद गजनी जो है गौर साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। कब? 998 में। ठीक है। बगदाद के खलीफा थे अल कादिर मिल्ला। इन्होंने जो है महमूद गजनी को दो टाइटल दिए थे अमीन उल मिल्ला और यमीन उद दौला। अमीन उल मिल्ला का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। यमीन उद दौला का मतलब होता है राइट हैंड ऑफ द एम्पायर। ठीक है। अच्छा, महमूद गजनी के तीन दरबारी कभी फेमस थे अल-बिरूनी, उतबी, फिरदौसी। अल-बिरूनी का बुक का नाम था किताब उल हिंद। उतबी की बुक का नाम था तारीख ए यामिनी। और फिरदौसी की बुक का नाम था शहनामा। फ्रेंड्स, अभी तो हमने जो है महमूद गजनवी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जब महमूद गजनी हमारे भारत पर आक्रमण करने वाला था तो उस समय जो है हमारे भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी। ठीक है। सामाजिक स्थिति क्या थी, क्योंकि सामाजिक स्थिति पर भी जो है आक्रमण डिपेंड करता है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर कमज़ोर था, इसलिए जो है वो युद्ध में सफल हो सका। तो अब देखेंगे कि हमारे इंडिया की जो है सामाजिक स्थिति क्या थी। तो उस समय जो है हमारा भारत जो है एक संपूर्ण राष्ट्र वाली कोई बात नहीं थी, कोई अवधारणा नहीं थी। मतलब एक राष्ट्र और एक शासक वाली कोई बात नहीं थी। जो हमारा भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था। ठीक है। और इस समय जो है राजपूत राज्य अधिक शक्तिशाली थे। ठीक है। मतलब जो राजपूत थे ना, वो उनकी जो पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है। बहुशासकीय प्रणाली मतलब कि छोटे छोटे राज्य थे तो उनमें उन पर शासन करने वाले भी जो हैं शासक भी बहुत ज़्यादा थे। बहुशासकीय प्रणाली थे। समाज जो है सामंती समाज था, फ्यूडलिज्म। ठीक है। सामंती समाज, इस पर जो है हिस्टोरियन की बहुत अच्छी खासी डिबेट है। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ हिस्टोरियंस बता देती हूँ जिनकी जो बुक है फ्यूडलिज्म पर है, एग्ज़ाम में आती है। जैसे R.S. शर्मा। ठीक है। R.S. शर्मा की बुक है इंडियन फ्यूडलिज्म। ठीक है। R.S. शर्मा हो गए। एक है D.N. झा, इनकी भी बुक है द फ्यूडलिज्म ऑर्डर, स्टेट, सोसाइटी एंड आइडियोलॉजी इन अर्ली मिडिवल इंडिया। ठीक है। D.N. झा की बुक है। R.S. शर्मा की है इंडियन फ्यूडलिज्म, D.N. झा की है द फ्यूडलिज्म ऑर्डर, स्टेट, सोसाइटी एंड आइडियोलॉजी इन मिडिवल इंडिया। ठीक है। एक मार्क ब्लॉक हिस्टोरियन है, इनकी बुक भी है फ्यूडल सोसाइटी वॉल्यूम 2, सोशल क्लासेस एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। और एक डीडी कोसाम्बी है जिन्होंने फ्यूडलिज्म पर भी जो है अपनी थ्योरी दी है, फ्यूडलिज्म, ठीक है, डीडी कोसाम्बी। इनकी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और यहाँ पे लिख देती हूँ एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और एक हरबंस मुखिया हैं हिस्टोरियन, इनकी बुक है वॉज देयर फ्यूडलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। जब मैंने अपना ड्यू का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे में ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम जो है सामाजिक स्थिति देख रहे थे, छोटे छोटे राज्य में डिवाइडेड था हमारे भारत, राजपूत राज्य अधिक शक्तिशाली थे, बहुशासकीय प्रणाली थी, फ्यूडलिज्म सामंती समाज था, ठीक है, सामंती समाज था, छुआछूत थे समाज में, ठीक है, छुआछूत भी था समाज में, समाज में छुआछूत थी, वर्ण व्यवस्था भी थी। आपको पता होना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो है 4 वर्ग आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का क्या काम होता है? मोक्ष की प्राप्ति और वेदों का अध्ययन। क्षत्रिय का क्या काम होता है? सैनिक कार्य। वैश्य का क्या काम होता है? कृषि प्लस व्यापार, मतलब जितना भी इकोनॉमिकली वर्क था वो वैश्यों का काम था। और शूद्रों का क्या काम था? तीनों वर्गों की सेवा करना। फ्रेंड्स, जो अल-बिरूनी था उसकी जो बुक है किताबुल हिंद, ठीक है, उसमें जो है उसने ये वर्ण व्यवस्था को डिस्क्राइब किया हुआ है डिटेल में, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू अल-बिरूनी है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो शूद्र है, ठीक है, इसके ऊपर भी जो है हिस्टोरियंस की अच्छी खासी बहस है। B.R. अम्बेडकर हैं, B.R. आप सभी जानते हैं, B.R. अम्बेडकर। इनकी काफ़ी फेमस बुक है हु वर द शूद्रास, ठीक है। जब मैंने अपना ड्यू का एग्ज़ाम दिया था एंट्रेंस का, तो मेरे टाइम में ये वाला क्वेश्चन आया था शूद्रों के ऊपर कि जो हु वर द शूद्रास है ये किसकी बुक है, ठीक है। तो ये भी आपको जो पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने सामाजिक स्थिति देखी उसमें वर्ण व्यवस्था भी थी, और ये जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो है ये 4 वर्ग है ना, तो समाज में जो है इन 4 वर्गों के अलावा भी अलग वर्ग थे जिनको अंत्यज कहा जाता था, ठीक है। ये समुदाय 8 वर्गों में विभाजित था। ये समुदाय 8 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन थे इसके अंदर, मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर आते थे जादूगर, डलिया बनाने वाले, मल्लाह, मछुआरा, बहेलिया कौन होते थे? जो जंगली जानवरों या पक्षियों का शिकार करते थे, ठीक है, बहेलिया। मोची, धोबी। नंबर 8 जुलाहा, ठीक है, जुलाहा। अल-बिरूनी ने अपनी बुक किताबुल हिंद में कहा है कि ये जो ऊपर के 5 वर्ग थे ये जो हैं एक साथ मिलजुल कर रह सकते थे और अंतर जातीय विवाह कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये जो 3 हैं, ठीक है, इनको जो है इस
अंत्यज वर्ग की श्रेणी से जो है इन तीन वर्ग को अलग समझा जाता था, ठीक है। और अल-बिरूनी ने अपनी बुक में ये भी कहा है कि इनके साथ समाज में ऐसे बिहेव किया जाता था जैसे ये समाज के अवैध बच्चे हो, ठीक है। तो अभी हमने जो है देखा, सामाजिक स्थिति हमने देखी है, ठीक है। सामाजिक स्थिति हमने क्या देखी कि छोटे छोटे राज्य में डिवाइडेड था हमारा भारत। राजपूत राज्य अधिक शक्तिशाली थी, बहुशासकीय प्रणाली थी, सामंती समाज था, छुआछूत प्रचलन में था, छुआछूत भी था, और वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के अलावा भी 8 वर्गों का अलग समूह था जिसे अंत्यज कहा जाता था, ठीक है। ये हमने जो है सामाजिक स्थिति देखी हमारे भारत की जब महमूद गजनवी हमारे भारत पर आक्रमण करने वाला था। तो फ्रेंड्स अब जो है अब हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति की, ठीक है, कि मतलब जब महमूद गजनी ने हम भारत पर आक्रमण किया था तो कौन से एरिया पे जो है कौन सा शासक जो है रूल कर रहा था, ठीक है। तो आपने मैप देखा होगा, यहाँ पर है सिंध, ठीक है, और यहाँ पर है मुल्तान। यहाँ है सिंध और यहाँ पर है मुल्तान, ठीक है। यहाँ सिंध, यहाँ मुल्तान, इन दोनों ही एरिया पर जो है मुसलमानी शासन था, ठीक है। यहाँ पर जो है मुसलमानी शासन था। और उस समय जो मुल्तान का शासक था वो शिया सेक्ट के करामाटियंस मत के अब्दुल फतेह दाऊद का शासन था, ठीक है। मतलब जब महमूद हमारे भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था उस टाइम पर सिंध और मुल्तान पर मुसलमानी शासन था, और मुल्तान का जो शासक था वो शिया सेक्ट के करामाटियंस मत के अब्दुल फतेह दाऊद का शासन था मुल्तान में, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर जो है हिंदू शाही राज्य था, ठीक है। यहाँ हिंदूकुश पर्वत से लेकर चिनाब नदी तक, और प्रॉपर मुझे नहीं लोकेशन याद नहीं, अभी पता नहीं है, पर इतना ही है। मतलब हिंदूकुश पर्वत से लेकर ये वाला एरिया से लेकर जो यहाँ तक जो है हिंदू शाही राज्य का शासन था। और इस समय जो यहाँ का किंग था वो कौन था, वो जयपाल था, ठीक है, जयपाल था। यहाँ से लेके यहाँ तक हिंदू शाही राज्य का शासन था और इसका जो किंग था वो था जयपाल, ठीक है। यहाँ है कश्मीर, यहाँ पर जो है ब्राह्मण वंश का शासन था, ठीक है। और इस समय जो है यहाँ पर लेडी क्वीन दिद्दा का शासन था, ठीक है। यहाँ पर जो है दिद्दा का शासन था। फ्रेंड्स दिद्दा के ऊपर अभी जो है एक हाल ही में बुक आई है, दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर। ये किसकी बुक है, ये आशीष कौल की बुक है, ठीक है। तो सिंध और मुल्तान में जो है मुसलमानी शासन था, मुल्तान का शासन अब्दुल फतेह दाऊद था शासक, कश्मीर में जो है दिद्दा का रूल था, और ये हिंदू शाही राज्य जो चिनाब नदी से लेकर हिंदूकुश पर्वत में हिंदू शाही राज्य का शासन था। यहाँ पर जो है जयपाल का वो था शासन था, ठीक है। यहाँ पे है गुजरात में जो है इस समय किसका शासन चल रहा था, चालुक्य वंश का शासन चल रहा था, ठीक है। चालुक्य वंश का जो है संस्थापक कौन था, पता होना चाहिए। चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो मूलराज फर्स्ट था, ठीक है। और इस समय जो ठीक है गुजरात में जो है चालुक्य वंश का शासन था, ठीक है। और चालुक्य वंश का जो संस्थापक कौन था, मूलराज फर्स्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मूलराज फर्स्ट था। अच्छा ये वाला जो एरिया था, ठीक है, कन्नौज के अंडर जो था ये वाला एरिया, यहाँ पे किसका शासन था, यहाँ पर जो है प्रतिहार वंश का शासन था, ठीक है।
कन्नौज में जो है प्रतिहार वंश का शासन था। इसका संस्थापक आपको पता होना चाहिए, इसका संस्थापक जो है नागभट्ट फर्स्ट था। ठीक है। और जब महमूद गजनवी आक्रमण करने वाला था उस समय जो यहाँ का शासक था वो कौन था? राज्यपाल। ठीक है। कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन चल रहा था और राजा कौन था? राज्यपाल। अच्छा, यहाँ पर था बंगाल में पाल वंश था। ठीक है। पाल वंश का भी फाउंडर आपको पता होना चाहिए, जिसका फाउंडर गोपाल था। पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। पाल वंश कहाँ पे था? बंगाल में था। और महमूद गजनवी के टाइम पे यहाँ का जो शासक था वो कौन था? महिपाल फर्स्ट। ठीक है। महिपाल फर्स्ट था। यहाँ पे जो था, यहाँ पे राजस्थान है। ठीक है। राजस्थान में इस वक्त किसका शासन चल रहा था? सांभर के चौहान का शासन चल रहा था। ठीक है। और यहाँ पे जो था शासक कौन था? वो था दुर्लभ राज सेकंड। ठीक है। राजस्थान में सांभर के चौहानों का शासन चल रहा था और उस समय पर राजा कौन था? दुर्लभ राज सेकंड। इन सब राज्यों के अलावा भी और भी बहुत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे, जैसे बुंदेलखंड के चंदेल हो गए, मालवा के परमार हो गए। बट ये जो है ये उस टाइम के इम्पोर्टेंट है। जब महमूद गजनवी हमारे भारत पर आक्रमण करने वाला था तो उस समय जो है हमारे भारत के इन एरियाओं पे कौन से शासक राज कर रहे थे, ये मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते देखते कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो उसे दोबारा देखना। अगर आप एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आप इसे भूल नहीं पाओगे। ठीक है। अभी तक जो है हमने बात करी सामाजिक स्थिति की और राजनीतिक स्थिति की। ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आक्रमण, महमूद गजनवी द्वारा किए गए आक्रमण। ठीक है। वैसे फ्रेंड्स देखो, आक्रमण जो है वो तो बहुत सारे हैं। ठीक है। बट हमें जो है सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट आक्रमण ही पता होने चाहिए जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें महमूद गजनवी द्वारा किए गए आक्रमण की तो हिस्टोरियन हैं सर हेनरी मायर्स इलियट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सर हेनरी मायर्स इलियट और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ठीक है। ये दो हिस्टोरियन हैं, हेनरी मायर्स इलियट और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इनके अकॉर्डिंग जो महमूद गजनवी ने जो है 1001 AD से लेकर 1027 AD तक 17 बार भारत पर आक्रमण किए। ठीक है। भारत पर आक्रमण किए। HM इलियट और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अकॉर्डिंग महमूद गजनवी ने 1001 AD से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो हिस्टोरियन है HM इलियट हैं, इनकी दो बुक है, वाकियात ए जहांगीरी और एक दूसरी है द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन। HM इलियट की ये दो बुक है। जब मैंने अपना ड्यू का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे एग्ज़ाम में ये दोनों ही बुक के बारे में पूछ लिया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों बुक जो है HM इलियट की है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें महमूद का सबसे फेमस आक्रमण की, तो जो महमूद का सबसे फेमस आक्रमण है, सबसे फेमस आक्रमण वो 1025 AD का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। ठीक है।
उस समय और जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय जो वहाँ का शासक था वो भीम फर्स्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, देखो पहले ही बताया कि 17 बार आक्रमण किए हैं, बट हमें जो है पूरे 17 के 17 आक्रमण याद करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमसे याद होते हैं। तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ उन आक्रमण को अपने माइंड में रखना है जिनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में आ गया है, ठीक आया है। तो जैसे आपको पता चल रहा है कि पहला आक्रमण हुआ था 1001 में और सबसे लास्ट आक्रमण कब हुआ था 1027 में। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। और जो सबसे फेमस आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। कब हुआ था? 1025 में हुआ था। और उस समय जो है वहाँ का शासक कौन था? भीम फर्स्ट था। ठीक है। अच्छा, सोमनाथ मंदिर पर जो है रोमिला थापर की एक बुक है, सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। ये बुक जो है ये रोमिला थापर की है। ठीक है, सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। इस बुक में रोमिला थापर ने जो है मेनली महमूद गजनवी द्वारा किए गए सोमनाथ आक्रमण, उनके अभियान और महमूद गजनी के उद्देश्यों को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, रोमिला थापर ने इस बुक में जो है रिलीजियस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पेश किया है। ठीक है, ये जो सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ द हिस्ट्री की बुक है। ठीक है। अच्छा, ड्यू के एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो रोमिला थापर की बुक है सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री, इसको कंप्लीट करने के लिए एज अ सोर्स रोमिला थापर ने क्या क्या यूज़ किया है। तो इसमें जो रोमिला थापर ने यूज़ किया है वो है लोकल संस्कृत इंस्क्रिप्शंस। ठीक है। नंबर 2, बायोग्राफीज ऑफ किंग्स। नंबर 3, कोर्ट इपिक्स। नंबर 4, तुर्क पर्शियन अकाउंट। नंबर 5, जैन टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, ये तो जो है मैम ने अपनी बुक में यूज़ किया है एज अ सोर्स। अब महमूद गजनी के आक्रमण से रिलेटेड एक पॉइंट और है कि जो महमूद गजनी का लास्ट आक्रमण था वो 1027 AD का था। ठीक है, और किसके विरुद्ध लड़ा गया था? जाटों के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो आपको जो है महमूद गजनवी के आक्रमण जो उसने किए थे 17 बार, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ही फोकस करना है। जैसे कि HM इलियट है हिस्टोरियन, और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने क्या कहा है कि 1001 से लेकर 1027 तक महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किए थे। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि जो फेमस आक्रमण था वो 1025 का था, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर कहाँ है पता होना चाहिए, गुजरात में है। ठीक है, और उस समय जो वहाँ का शासक था वो भीम फर्स्ट था। सोमनाथ महमूद गजनी के सोमनाथ आक्रमण पर बुक लिखी है रोमिला थापर ने, सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो महमूद गजनवी का लास्ट आक्रमण था वो 1027 का था, और किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था, ठीक है, उस आक्रमण के उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे। तो हिस्टोरियंस की जो है इस पर भी काफ़ी अच्छी खासी बहस है। इसमें जो है हिस्टोरियन के 2 ग्रुप है। ठीक है, पहला ग्रुप तो ये कहता है जो आक्रमण का उद्देश्य था वो धन को लूटना था। ठीक है, और जो हिस्टोरियंस का दूसरा ग्रुप है वो ये कहता है कि जो आक्रमण का रीज़न था वो धार्मिक था। ठीक है, क्योंकि महमूद गजनी कट्टर मुसलमान था, इसलिए जो है उसने हमारे भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो अब जो है हम कुछ हिस्टोरियंस के व्यूज़ देखेंगे कि उन्होंने जो है महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो हम हिस्टोरियंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक तो है मॉडर्न हिस्टोरियन, ठीक है, और दूसरा है कंटेम्पररी हिस्टोरियन। ठीक है,
मॉडर्न हिस्टोरियन में कौन कौन आते हैं? मोहम्मद हबीब, V.A. स्मिथ, R.S. शर्मा। ठीक है, R.S. शर्मा। और कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन में कौन आते हैं? हसन निज़ामी और मिनहाज उस सिराज और उद्बी जो उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, एक और है फ़ख्र ए मुदब्बिर। ठीक है, तो मोहम्मद हबीब, V.A. स्मिथ और R.S. शर्मा कहते हैं कि जो महमूद के आक्रमण का मेन रीज़न था वो धन को लूटना था। ठीक है, महमूद का जो आक्रमण का मेन रीज़न था वो धन को लूटना था। वहीं हसन निज़ामी और मिनहाज उस सिराज जो हैं, इन्होंने जो है तुर्की विजय को देवीय कृपा का परिणाम माना है। ठीक है, और इसे पूरी तरह से धार्मिक रंग देने की कोशिश की है हसन निज़ामी ने और मिनहाज सिराज ने। ठीक है, वहीं उद्बी की बुक थी तारीख ए यामिनी। इन्होंने जो भी है महमूद गजनवी द्वारा किए गए आक्रमण को धार्मिक माना है और जो उन्होंने आक्रमण किया था उसको जो नाम दिया है जिहाद का नाम दिया है। ठीक है, महमूद द्वारा किए गए आक्रमण को जिहाद का नाम दिया है। फ़ख्र ए मुदब्बिर है, उन्होंने अपनी बुक आदाब उल हर्ब में, ठीक है, आदाब उल हर्ब में कहा है कि जो महमूद गजनी ने युद्ध किया था उसमें वो सफल रहे। क्योंकि जो उनकी सैनिक प्रणाली थी, जो युद्ध प्रणाली थी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है फ्रेंड्स, हिस्टोरियन का एक और ग्रुप है जिसमें रोमिला थापर प्लस A.K. मजूमदार प्लस रिचर्ड M. ईटन है। ठीक है, ये हिस्टोरियंस का एक अलग ग्रुप है। इन्होंने जो है आइकोनोक्लास्टिक हिस्टोरियोग्राफी पर क्वेश्चन किया है। ठीक है, हिंदुओं के प्रति महमूद की धार्मिक नीतियों के संदर्भ में रोमिला थापर और रिचर्ड M. ईटन जैसे मॉडर्न हिस्टोरियन ने कमेंट किया है कि महमूद की पॉलिसीज़ आधुनिक युग में उनकी सामान्य जो इमेज है उससे बिल्कुल अलग थी। जो हिस्टोरियंस ने जो है महमूद गजनवी के आक्रमण को धार्मिक कारणों से जोड़ा है, उस पर जो है इन हिस्टोरियंस ने क्वेश्चन किया है। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन उठता है कि वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से महमूद की सफलता रही। ठीक है, महमूद जो है सफल रहा। तो महमूद की सफलता के जो कारण थे उनमें तो सबसे पहला आता है सामाजिक स्थिति। ठीक है, हमारे भारत की जो है सामाजिक स्थिति। जो दूसरा रीज़न आता है वो है राजनीतिक स्थिति। ठीक है, राजनीतिक स्थिति। और फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो आता है महमूद का उच्चतर सैन्य संगठन। ये सब क्या है? ये सब जो है महमूद गजनी ने जो आक्रमण किया था उसकी सफलता के कारण है। ठीक है, और जब महमूद गजनी ने आक्रमण किया था ना, तो उस समय जो हमारे देश में जो थी देशभक्त की कमी थी और राष्ट्रीयता का अभाव था। ठीक है, जो कि ये भी एक रीज़न है, राष्ट्रीयता का अभाव। ठीक है, ये सभी जो हैं ये महमूद की सफलता के कारण हैं। और अगर हम वहीं बात करें कि ये जो आक्रमण था इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम क्या है कि पंजाब और मुल्तान पर गजनी साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। ठीक है, पंजाब और मुल्तान पर गजनी साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। ठीक है,
और क्या होता है, जो भारत का जो धन होता है, भारत का धन उसकी हानि होती है, क्योंकि जो महमूद गजनी होता है वो सारा धन जो है अपने साथ लूट कर ले जाता है। ठीक है। कला और संस्कृति का विनाश, सोमनाथ का मंदिर पे जो आक्रमण होता है इसका एग्जाम्पल है संस्कृति का विनाश। ठीक है। और सबसे मेन होता क्या है, इस्लाम का प्रसार। आक्रमण के बाद जो है हमारे भारत में इस्लाम का प्रसार होने लगता है। दास प्रथा का भी विकास होता है। ये सब जो है महमूद गजनी के आक्रमण के परिणाम हैं। दास प्रथा का विकास कैसे कि जो आक्रमण में बहुत से हिंदू दास बना लिए जाते हैं और उन्हें जो है गजनी भेज दिया जाता है। ठीक है। और जो एक और जो परिणाम निकलता है वो क्या है, दूसरा तुर्क आक्रमण होता है। मोहम्मद गौरी के अंडर में दूसरा तुर्क आक्रमण होता है और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरी आज की वीडियो थी इसमें जो है मैंने सिर्फ शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर किए हैं, तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है इसे आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से कहिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।